नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका कलाम की इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कलाम संस्थान फिर अपनी एक पूरी ऊर्जा, उत्साह और उमंग के साथ और पूरी विश्वसनीयता के साथ आपका जो पेपर फर्स्ट है और उस पेपर फर्स्ट के पॉइंट से इससे पहले जो मैंने क्लास ली थी, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट, वहां मैंने शुरू किया था। और आपके सिलेबस में स्पेशली जो है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के साथ साथ जो है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट के साथ साथ जो है वो बेसिकली 3 पर्सनैलिटीज को स्पेशली फोकस किया गया है। लेकिन चूंकि आपका ये टॉपिक भी दिया गया और उसके साथ 3 व्यक्तित्व दिए गए हैं तो हम इसको भी कवर करेंगे। साथ ही साथ 3 इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व जिसमें राजा राम मोहन राय को कर चुके हैं। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद को बहुत अच्छे से करने का प्रयास हम करेंगे। तो आज के इस सेकंड पार्ट के अंदर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट के उन 3 व्यक्तित्वों के साथ साथ 2 बाकी अभी, उनके साथ कुछ और लोग भी हम करना चाहेंगे ताकि आपका ये पार्ट बहुत बेहतर हो जाए। इस क्रम में दोस्तों सबसे पहले मैं चाहूंगा कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन जो है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में इस बार चर्चा में है और आपका एग्जाम के पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। कहां से? सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में एक नाम बहुत बड़ा आता है और वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है उनका नाम भी बहुत बड़े रूप में यहां पर याद किया जाता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। तो दोस्तों सबसे पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है ये बेसिकली बंगाल की एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। ध्यान रखना, बंगाली समाज सुधारक थे, बंगाली समाज सुधारक। और जो बंगाल के सोशल रिफॉर्मर्स हैं उनमें इनका नाम बड़े सम्मान तरीके से ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम लिया जाता है। इनका जन्म जो है 1820 में हुआ था। जन्म इनका 1820 में हुआ दोस्तों। और फिर 1851 में, क्योंकि एक संपन्न परिवार में थे, ब्राह्मण संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ था, 1851 में ये अपनी विद्वता से, अपनी योग्यता से संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य बन गए, संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए और यहीं से इन्हें बहुत बेहतर तरीके से काम करने का मौका यहां से मिलता है। संस्कृत कॉलेज के जो प्रिंसिपल बने, ये बेसिकली बात है 1851 की। 1851 में ये संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल बन जाते हैं। और जब संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर बनते हैं तो फिर आपके एग्जाम के पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा कि सर ईश्वर चंद्र विद्यासागर से अगर हमें केवल 4-5 पॉइंट याद करने हो सीधे सीधे जो आपके एग्जाम को हिट कर सकता है, तो आप लोग ध्यान रखना आप क्या क्या पॉइंट्स याद करोगे इस क्रम में। तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे यहां पर मैंने अगेन एक बार लिखा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और आप इनकी भूमिका ध्यान रखना, ये बंगाल के समाज सुधारक थे, संस्कृत कॉलेज के आचार्य थे। सबसे पहला पॉइंट, उस जमाने में संस्कृत पढ़ने और पढ़ाने पर एक प्रकार से ब्राह्मणों का एक अधिकार था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर खुद एक ब्राह्मण थे, लेकिन इन्होंने जो पहली चोट की, जो पहला आघात किया, जो पहला हमला किया, वो बेसिकली इन्होंने ब्राह्मणवाद पर आघात किया। ध्यान रखना, इन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया कि ब्राह्मणवाद किसी एक समुदाय का, किसी एक जाति विशेष का कभी भी किसी विशेष साहित्य पर या किसी भाषा पर एकाधिकार नहीं हो सकता। इसलिए इन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया। और यहीं से क्वेश्चन आएगा नंबर 1, इन्होंने संस्कृत कॉलेज जिसके ये आचार्य थे, उस संस्कृत कॉलेज के दरवाजे, संस्कृत कॉलेज के दरवाजे गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए खोल दिए। संस्कृत कॉलेज के दरवाजे गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए खोल दिए। ये आपको सबसे पहला पॉइंट यहां पर ध्यान रखना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, इसके बाद का पॉइंट होगा, इन्होंने संस्कृत पढ़ाने की एक नई तकनीक का विकास किया। संस्कृत पढ़ाने की एक नई तकनीक का विकास भी ये करते हैं, न्यू मेथोडोलॉजी ऑफ संस्कृत, ताकि एक आम बच्चा जिसके घर परिवार में अभी तक संस्कृत नहीं पढ़ी गई है,
वो भी इजी वे में संस्कृत पढ़ सके, इसके लिए उन्होंने संस्कृत कॉलेज के दरवाजे गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए खोले, साथ ही साथ संस्कृत की बिल्कुल लेटेस्ट नई टेक्निक पैदा की ताकि सरलता से संस्कृत को याद किया जा सके। फिर दोस्तों, अगर इन्होंने सबसे बड़ा काम आधुनिक भारत के इतिहास में किया और जो सबसे अधिक जिस चीज के लिए जाने गए उसमें आपका पॉइंट आएगा, और वो होगा इन्होंने विधवाओं के दोस्तों हालात देखे कि किस प्रकार विधवाओं पर अत्याचार होते थे। एक महिला अगर विधवा हो जाती थी तो उसका पुनर्विवाह नहीं होता था। तो ध्यान रखना, इन्होंने विधवाओं के लिए एक लंबा संघर्ष किया और इसी संघर्ष का दोस्तों परिणाम था कि 1856 के अंदर जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास होता है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास होता है, उस अधिनियम को पास करवाने में ईश्वरचंद विद्यासागर की बहुत बड़ी भूमिका यहां पर थी। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखना दोस्तों। और वैसे मैंने आपको क्लास के आरंभ में कह दिया है कि आपके सामाजिक एवं धार्मिक स्वर आंदोलन तो दिया है, उसमें 3 स्पेशल पर्सनैलिटीज दी गई है, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद। लेकिन मैं चाह रहा हूं जो मैंने पिछले पेपर्स देखे हैं वहां पर किसी और से भी पूछे गए हैं, इसलिए छोटे छोटे पॉइंट करके हम बाकी को थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। 3 को स्पेशली करेंगे, जिसमें एक हो चुके हैं आपके इससे पहले वाली क्लास में राजा राम मोहन राय और उनके साथ में केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर को। अब आपसे पूछे कि 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास करवाने में किस शख्सियत की सबसे बड़ी भूमिका थी, तो आपका उत्तर होगा ईश्वरचंद विद्यासागर का। इसी प्रकार दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया और यह कहा कि बालिकाओं की कम उम्र में शादी नहीं बल्कि उनको पढ़ाई की आवश्यकता है, एजुकेशन की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है, इल्म की आवश्यकता है। और आपको पता होगा उन्होंने 35 गर्ल्स स्कूल की स्थापना उस जमाने में की कि जब स्कूल दूर दूर तक नहीं थे, उस समय वो 35 गर्ल्स स्कूल की स्थापना बंगाल में करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, उन्होंने महिलाओं की उच्च शिक्षा के लिए बेसिकली बैथून कॉलेज की स्थापना करते हैं। महिलाओं की उच्च शिक्षा के लिए ईश्वरचंद विद्यासागर ने किस कॉलेज की स्थापना की थी, तो आपका उत्तर होगा बैथून कॉलेज की स्थापना वो करते हैं। और एक आपको पता होगा कि इनका सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर कौन सा था, तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट समाचार पत्र था सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर का इंपॉर्टेंट पत्रिका थी। और ये पत्रिका ध्यान रखना आप लोग बंगाली भाषा में थी। और इससे संबंधित एक बड़ा क्वेश्चन है क्या कि लॉर्ड लिटन ने जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया था, उस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंधित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो आपका उत्तर होगा सोम प्रकाश। तो ये पॉइंट्स दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बेसिकली आपके इसमें बहुत काम आएगा जो छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। तो ये आपको ईश्वरचंद विद्यासागर के पॉइंट से बहुत बेहतर तरीके से याद करना है। आगे बढ़ते हैं और एक आपका आएगा, काफी लंबे समय से पूछा नहीं गया है लेकिन चर्चा में है, नाम है हेनरी विवियन डेराजियो। हेनरी विवियन डेराजियो, ध्यान रखना, हेनरी विवियन बेसिकली एक एंग्लो इंडियन थे। हेनरी विवियन डेराजियो जो है वो एक एंग्लो इंडियन थे और एंग्लो इंडियन होकर के किस प्रकार आधुनिक भारत के इतिहास में उन्होंने योगदान दिया, उस योगदान से आप लोग ध्यान रखना। हेनरी विवियन डेराजियो यूरोपियन मूल के थे और किस प्रकार से ओरिजिनली भारतीय मूल के ना होते हुए भी उन्होंने जो योगदान दिया उसको आप समझने की कोशिश करना। कि आप देखिए हेनरी का जन्म जो है 1809 में हुआ है और उनकी डेथ जो है वो बेसिकली 1831 में ही हो जाती है। मतलब मात्र 22 साल तक जिंदा रहे, मात्र 22 वर्ष जिंदा रहे और उसमें भी 5 साल, मतलब जो 17 साल के थे, मात्र 17 वर्ष की आयु में आप लोग ध्यान रखना वो बेसिकली हिंदू कॉलेज के लेक्चरर बन जाते हैं। हिंदू कॉलेज में उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। हिंदू कॉलेज के वो
लेक्चरर बन जाते हैं। कहाँ पर? कलकत्ता के अंदर। और ये यहाँ से आप लोग, आप कहोगे सर हमें सीधा सीधा कुछ पॉइंट्स बता दो, हम उसको याद कर लेंगे। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, हेनरी विवियन डिराजियो से, मेरे पॉइंट से, इससे आगे नहीं हो सकता, मेरे पॉइंट से 3 क्वेश्चन और अधिकतम 5 बन सकते हैं। जो 3 क्वेश्चन हैं वो क्या बनेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन, आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि कौन था? आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि कौन था? द फर्स्ट नेशनलिस्ट पोइट ऑफ मॉडर्न इंडिया का जब क्वेश्चन आएगा तब आप लोग दोस्तों ध्यान रखना, आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि हेनरी विवियन डिराजियो था, जिसने ऐसी कविताएं लिखी जिसके माध्यम से राष्ट्रवाद झलकता था। हालांकि जिस समय वो कविताएं लिख रहे थे उस समय भारत जैसी यूनिट नहीं थी, क्योंकि भारत अनेक रियासतों और रजवाड़ों में बटा हुआ था। लेकिन जो राष्ट्रवाद की थीम देते हैं उसके लिए आज उनको याद करते हैं कि आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि कौन था? तो हेनरी विवियन डिराजियो। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा दोस्तों, सेकंड पॉइंट बनेगा आपका दूसरा, और दूसरा जो बनेगा वो बनेगा कि कौन सा ऐसा समाज सुधारक था जिसने यंग बंगाल आंदोलन को चलाया था? यंग बंगाल मूवमेंट का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो यंग बंगाल मूवमेंट जो है ये बेसिकली हेनरी विवियन डिराजियो के द्वारा चलाया गया था। और तीसरा, वह कौन सा एंग्लो इंडियन था जो बेसिकली आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? साथ ही साथ वो नारी शिक्षा का बहुत बड़ा समर्थक था, नारी शिक्षा के समर्थक भी थे, नारी शिक्षा के। तो मैंने क्या कहा, 3 क्वेश्चन जो सबसे अधिक आने की संभावना होगी वो आपके स्क्रीन पर है, आप इसका कर सकते हो। और एक आपको ये पूछे कि एंग्लो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इन्होंने बाकायदा एंग्लो इंडियन एसोसिएशन भी बनाया था बंगाल के अंदर, तो वहां से भी आपका प्रश्न बन सकता है। एंग्लो इंडियन हित एसोसिएशन कह सकते हो। तो यहां पर यह भी इनके द्वारा था। हेनरी विवियन डिराजियो मात्र 22 साल जिंदा रहे लेकिन दुनिया में अपना नाम कर गए, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो इसके हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब चलते हैं फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, और आपके सिलेबस में एक व्यक्तित्व दिया गया है, नाम है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। और चूंकि देखो कई लोग ऐसे हैं आप में से जो पहली बार सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे हैं, और हो सकता है इतिहास उनका सब्जेक्ट भी नहीं रहा हो और वो पढ़ रहे हैं, तो उनका बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। बेसिक पॉइंट से आप क्या क्या याद रखोगे? सबसे पहले बेसिक पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट से इतना तो आना ही चाहिए। अगर मैं ये कह दूं तो इस पॉइंट से आपको कौन से बेसिक पॉइंट्स याद करने हैं वो आप बोर्ड पे देखिए। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इनका जन्म कहां हुआ? तो दोस्तों ध्यान रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इनका जन्म गुजरात के एक छोटे से गांव में हुआ था, और गुजरात का जो गांव था उस गांव का नाम था टंकारा। तो आप सबसे पहले ध्यान रखना, 1824 में टंकारा गांव के अंदर, टंकारा गांव, और यहां पर फिर एक पॉइंट ध्यान रखना, टंकारा गांव किस ब्लॉक में पड़ता है? तो मोरवी ब्लॉक है। कौन सा रीजन आएगा? काठियावाड़ रीजन, काठियावाड़ रीजन। और आप कहोगे सर काठियावाड़ कहां पड़ता है? तो ये गुजरात का है। तो आप लोग ध्यान रखना, गुजरात की भी राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका रही है। वो चाहे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के पॉइंट से देखें, या राष्ट्रीय आंदोलन के पॉइंट से देखें, या भारत के विभाजन के पॉइंट से देखें, या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें, तो गुजरात की भूमिका हमेशा सर्वोपरि रही है। उसी में एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर जो है वो गुजरात से हुए, जिनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। मैं भूल जाऊं, एक बात याद रखना
कि उत्तर भारत का पहला समाज सुधारक किसको माना जाता है आधुनिक भारत के अंदर, तो ध्यान रखना आधुनिक भारत में उत्तर भारत के सबसे बड़े समाज सुधारक माने जाते हैं, सबसे बड़े समाज सुधारक। आप कहोगे सर फिर क्या राजाराम मोहन राय नहीं थे क्या? यस, राजाराम मोहन राय थे, लेकिन राजाराम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, हेनरी विवियन डेलाजियो, स्वामी विवेकानंद, ये सब पूर्वी भारत के थे, मतलब बंगाल से थे। तो बंगाल कहाँ पे आता है? ईस्टर्न पार्ट के अंदर। ये नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है। स्वामी जी का बचपन का नाम आप लोग ध्यान रखना, स्वामी जी के बचपन का नाम बेसिकली मूल शंकर था। इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। और एक बार तो क्वेश्चन पूछा गया है, स्वामी जी की गुरु का नाम भी पूछा गया है। तो ध्यान रखना इनके दो गुरु थे, नंबर 1 विरजानंद और नंबर 2 जो है वो बेसिकली पूर्णानंद। ये दो गुरुओं का नाम आपको ध्यान रखना है, जिन्होंने उनको आध्यात्मिकता की शिक्षा की ओर ले जाने में और समाज सुधार की जो थीम थी उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। उसमें इन दोनों का नाम आता है। ये बेसिक पॉइंट पे आप लोग ध्यान रखेंगे। एक स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म और मृत्यु आपको बहुत ढंग से याद रखनी है। 1824 से 1883, 1824 से 1883 मतलब 19वीं शताब्दी लगभग आप मान लीजिए, 19वीं शताब्दी की पूर्वार्ध से लेकर उत्तरार्ध तक। इसका मतलब ये व्यक्तित्व जो है ये बेसिकली लॉर्ड विलियम बेंटी को भी देखेगा, 1857 के विद्रोह को भी देखेगा, और इसके साथ साथ 1880 के दशक की जो कुछ घटनाएं हैं उनको भी ये अवलोकित करेंगे। तो ये पॉइंट्स आपको यहां पर ध्यान रखना है। एक बेसिक पॉइंट में ध्यान रखना, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहते हैं? तो आप लोग ध्यान रखना, भारत का मार्टिन लूथर जो है वो बेसिकली स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। मार्टिन लूथर जर्मनी का एक बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्मर हुआ था, जिसने जर्मनी में आमूल-चूल परिवर्तन करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। इसलिए भारत का, उत्तर भारत का जो सबसे बड़े सोशल रिफॉर्मर हुए हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। एक पॉइंट और उसके बाद बेसिक में आप लोग ध्यान रखना कि वो पहला, अभी लेटेस्ट आप देखिए जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है, एसआई का एग्जाम, हालांकि आपका तो टीचर्स का एग्जाम है, लेकिन कई बार क्वेश्चन वहां से रिपीट हो जाते हैं। आप लोग ध्यान रखना, ये पूछे कि भारत में स्वराज की बात करने वाला सबसे पहला व्यक्तित्व कौन सा था, कि खुद का राज होना चाहिए, स्वराज की बात करने वाला। आपको कि सर सबसे पहले स्वराज की बात तो बाल गंगाधर तिलक ने की है या दादाभाई नौरोजी ने 1906 में की? नहीं, पूरे आधुनिक भारत के इतिहास में अगर स्वराज की बात करने वाला पहला सोशल रिफॉर्मर कोई था, पहला कोई व्यक्तित्व था, तो नाम आएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, ये बेसिकली सबसे पहले स्वराज की बात करते हैं। और इससे भी इंपॉर्टेंट दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, वो एक लाइन बोलते हैं, वो लाइन आपको याद रखनी। क्या उन्होंने क्या कहा कि बेहतरीन से बेहतरीन विदेशी शासन की तुलना में, बेहतरीन से बेहतरीन विदेशी शासन की तुलना में स्वदेशी चाहे जितना बेकार हो, चाहे जितना बेकार हो, परंतु वह विदेशी शासन से बेहतर होता है। उनकी लाइन को मैं वापस ऐसे भी कह सकता हूं कि खराब से खराब स्वदेशी शासन बेहतरीन से बेहतरीन विदेशी शासन से भी बेहतर होता है। अर्थात उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे हाथ में स्वराज होना चाहिए, राज हमारे हाथ में होना चाहिए। और यहां से कॉन्सेप्ट और निकलेगा। उन्होंने कहा कि भारत जो है, उन्होंने कहा कि भारत भारतीयों के लिए है। ये नारा देने वाले भी यही थे, भारत भारतीयों के लिए है। आप लोग ध्यान रखना, थोड़ा सा अंग्रेज और ब्रिटिश शासन इनकी क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा करती है, इसलिए
इस व्यक्तित्व को जितना हाईलाइट होना चाहिए था उतना हाईलाइट नहीं हो पाया, क्योंकि अंग्रेजों ने इनको बदनाम करने की कोशिश की किसके माध्यम से, कि ये भारत में सांप्रदायिकता फैला रहे हैं ये वो। लेकिन आप देखिए ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में, आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे पहले स्वराज की बात करने वाला व्यक्तित्व कौन था, तो आपका उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। और सबसे बड़ी बात भारत भारतीयों के लिए है, ये बात भी करने वाले यही व्यक्ति थे। और उसके बाद एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट भी है, और वो है कि स्वदेशी और हिंदी का समर्थन करने वाले पहले व्यक्तित्व कौन थे। आपको ये भी ध्यान रखना, एक शब्द और आएगा स्वराज के साथ साथ, स्वदेशी एवं हिंदी का समर्थन करने वाले कौन थे, तो भी उत्तर आपका होगा स्वामी दयानंद सरस्वती नाम यहां पर आएगा। ये पॉइंट भी आप बहुत अच्छे से यहां पर याद रखोगे। इससे भी ज्यादा दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको, यहां पर एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूंगा कि राजा राम मोहन राय, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, वो बेसिकली कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन का सपोर्ट करते हैं और साथ ही साथ अंग्रेजी का सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर स्वदेशी की बात करने वाला, स्वराज की बात करने वाला, हिंदी का सपोर्ट करने वाला कोई व्यक्ति तो था, तो आपका उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ये तो मैंने आपको बेसिक पॉइंट बताए हैं जो आम लड़का इस पर ध्यान नहीं देता है। अब आपको कि सर हमारे टीचर्स के पॉइंट से, एग्जामिनेशन पॉइंट से यहां पर क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो दोस्तों फिर आप लोग ध्यान रखना, यहां पे कुछ पॉइंट्स में फोकस करना चाहूंगा। जैसे सबसे पहले मैंने यहां पर की वर्ड बना दूंगा स्वामी दयानंद सरस्वती, और यहां मैं ले रहा हूं आपके सामने कुछ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के पॉइंट से। कौन कौन से क्वेश्चन आपके यहां पर आ सकते हैं, ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस क्रम में दोस्तों ध्यान रखना सबसे पहले कि स्वामी दयानंद सरस्वती को जिस चीज के लिए सबसे अधिक याद किया जाता है वो चीज उनका आएगा 1875 में उन्होंने एक समाज की स्थापना की। उसी समाज को इतिहास में आर्य समाज के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आप आर्य समाज को स्पेशली ध्यान रखना। आर्य समाज 1875 में आर्य समाज की स्थापना, और आर्य समाज की स्थापना उन्होंने कहां पर की, तो आपका उत्तर होगा आर्य समाज की स्थापना उन्होंने बॉम्बे के अंदर की थी। और बॉम्बे उस समय अंग्रेजों का बसाया हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी था, तो आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में करते हैं। लेकिन कुछ ही वक्त बाद 1877 में 1877 में आर्य समाज की शाखा जो है वो बेसिकली वो बॉम्बे से वो ले जाते हैं लाहौर। बॉम्बे से ये शाखा आई है लाहौर, और उसके बाद 1878 में ये शाखा स्थानांतरित होती है और हेडक्वार्टर बनता है कौन सा, दिल्ली। और आपको पता होगा फाइनली इसके हेडक्वार्टर बनने का क्रम जो आता है वो बेसिकली अजमेर आता है। तो ये अजमेर वाला पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अजमेर वाला पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट से आप लोग ध्यान रखना, ये चारों एक क्रम में दे देंगे और ऐसे पूछ सकता है कि जैसे यहां पर दे दिया 1 2 3 और 4, सही क्रम क्या होगा 1 2 3 4, 2 1 3 4, ऐसे आपका आ सकता है। तो सही क्रम होगा बॉम्बे, लाहौर, दिल्ली और अजमेर। ये आपका यहां पर एकदम सही क्रम माना जाएगा। तो ये पॉइंट आपको यहां पर स्पेशली ध्यान में रखने हैं। अब फिर आपका होगा कि आर्य समाज का ऑब्जेक्ट क्या था। तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, आर्य समाज का जो मुख्य उद्देश्य है, आर्य समाज का जो मेन ऑब्जेक्ट यहां पर है वो आप लोग ध्यान रखना। आर्य समाज का मेन ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली यहां पर आएगा, और ये पॉइंट आपका होगा कि प्राचीन जो वैदिक समाज था, प्राचीन वैदिक समाज को, यहां पर पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, किस समाज की बात करते हैं, उसी ऋग्वैदिक समाज की बात करते हैं।
प्राचीन वैदिक समाज को शुद्ध रूप में उसे स्थापित करना, क्योंकि उस शुद्ध रूप में बहुत सारे आडंबर तंत्र मंत्र आ चुके हैं। शुद्ध रूप में स्थापित करना ये उनका मेन ऑब्जेक्ट था। मतलब उनका मानना था कि हमारा जो समाज वर्तमान में, जो हमारा वर्तमान में हिंदू समाज है, उस हिंदू समाज में कई प्रकार की सोशल एविल्स हैं जिसको मानते थे। जैसे उनका कहना था, मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि उन्होंने किस चीज का विरोध यहां पर किया है। तो ध्यान रखना, स्वामी जी ने विरोध किया, और स्वामी दयानंद सरस्वती सबसे अधिक विरोध किसके करते हैं? तो नंबर 1 हिंदू रूढ़िवादिता का, वो हिंदू रूढ़िवादिता का विरोध करते हैं। नंबर 2 बेसिकली वो एक पॉइंट आप यहां पर यह भी ध्यान रखेंगे, वो जातिगत कठोरता जो है, उस जातिगत कठोरता का विरोध करते हैं कि जातियों के बीच में इतनी कठोरता नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान रखना, जातिगत कठोरता का भी वो जम करके विरोध करते हैं। ये पॉइंट्स आप साथ साथ लिख लेना। साथ ही साथ अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी जो हिंदू समाज में एक प्रकार से घर कर गई थी, अस्पृश्यता का भी वो विरोध करते हैं। और मूर्ति पूजा, ध्यान रखना, वो कहते हैं कि ईश्वर निराकार है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। और कर्मकांड, पुरोहितवाद, चमत्कार। एक आपको पता होगा, हमारे हिंदू समाज में श्राद्ध की परंपरा है, तो वो पुरोहितवाद में जो श्राद्ध है, उस श्राद्ध का भी वो विरोध करते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू रूढ़िवादिता, जातिगत कठोरता, अस्पृश्यता, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहितवाद, चमत्कार, ध्यान रखना चमत्कार, श्राद्ध आदि की कठोर आलोचना वो यहां पर करते हैं। और ध्यान रखना, उस समय का जो हिंदू समाज था, उस हिंदू समाज में चूंकि कई प्रकार की रूढ़िवादिताएं आ चुकी थी, सती प्रथा, तंत्र मंत्र, पाखंड, अंधविश्वास, ये सब आ गए। तब उन्होंने कहा कि हमें वेदों की ओर लौटना चाहिए। दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, कई लोग स्वामी जी पर ये एलिगेशन लगाते हैं कि वो समाज को पीछे की ओर ले जाते हैं। वो समाज को पीछे की ओर लेकर नहीं जा रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि हमें उस वैदिक समाज को अनुसरित करना चाहिए ताकि हम हिंदू धर्म को शुद्ध रूप में स्थापित कर सकें और हमारे अंदर सुधार कर सकें। क्योंकि हमारा धर्म जो रूढ़िवादी हो गया है, इसलिए उन्होंने जो प्रसिद्ध नारा दिया, स्वामी दयानंद से प्रसिद्ध नारा था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास। यहां वेदों की ओर लौटो का मतलब पीछे की ओर लौटना नहीं है, बल्कि उनका मानना था उस वैदिक समाज की ओर हमें लौटना है जिसमें किसी प्रकार की जातिगत कठोरता नहीं थी, रूढ़िवादिता नहीं थी, अस्पृश्यता नहीं थी। तो ये पॉइंट्स आपको जो है ना, यहां से ये सब पॉइंट ध्यान रखना। कई बार आजकल एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न देते हैं कि निम्नलिखित में से किन किन का उन्होंने विरोध किया था। तो हिंदू रूढ़िवादिता, जातिगत कठोरता, अस्पृश्यता, तंत्र मंत्र, पाखंड, अंधविश्वास, पुरोहित, श्राद्धवाद, चमत्कार, इन सब का उन्होंने विरोध किया है। तो ये पॉइंट आपको ये यहां पर ध्यान रखना चाहिए। और उन्होंने कहा कि वेदों को सच्चा धर्म बताया। उन्होंने कहा कि वेद ही सच्चे धर्म है, वेदों पर आधारित समाज सच्चा समाज है। इसलिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट, चूंकि ऋग्वेदिक समाज जो है वो कर्म की बात करता है, वो जन्म आधारित संस्कारों की बात नहीं करता है। तो यहां पर आपको एक बहुत अच्छा सा पॉइंट याद रखना है कि ये पॉइंट आपको याद रखना है, और वो होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, यह भी याद रखना। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि किसी व्यक्ति की जाति का निर्धारण, क्या कहा? उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की
व्यक्ति की जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर होना चाहिए। जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर होना चाहिए, न कि जन्म के आधार पर। अगर जन्म के आधार पर आप करोगे तो ध्यान रखना फिर समाज में अस्पृश्यता और जातिवाद आएगी। इसलिए इसका उन्होंने जातिवाद का विरोध किया और यह भी कहा कि लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र क्या बताई, तो उन्होंने कहा कि लड़कों के लिए न्यूनतम एज जो है 25 वर्ष होनी चाहिए और लड़की की जो एज उन्होंने बताई वो बेसिकली 16 वर्ष बताई है, जबकि 14 और 18 और 14 बताई थी ब्रह्म विवाह अधिनियम के अंदर केशव चंद्र सेन के माध्यम से। तो वो पॉइंट भी आप लोग यहां पर ये पॉइंट याद रखेंगे। उन्होंने अंतर जातीय विवाह, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने अंतर जातीय विवाह एवं विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया है। विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन उनके द्वारा किया गया, इसलिए समाज ने उनको कई रूपों में सहर्ष उस बात को स्वीकार किया है। एक आप लोग और ध्यान रखना कि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि परम ईश्वर एक ही है। उन्होंने क्या कहा कि परम ईश्वर एक है और वो निराकार है। अगर वो निराकार है तो आप फिर मूर्ति के रूप में उसकी पूजा नहीं कर सकते। परम ईश्वर एक है, वो निराकार है, इसलिए उसकी उपासना की जानी चाहिए, परंतु वो किसका विरोध कर देंगे, तो यहां पर ध्यान रखना उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। वो कहते हैं कि परम ईश्वर एक है, वो निराकार है, वो सर्वोच्च है, लेकिन उसकी मूर्ति पूजा नहीं की जानी चाहिए। राम और कृष्ण के बारे में क्या कहते हैं दोस्तों, वो कहते हैं कि राम और कृष्ण क्या थे, महापुरुष थे, महापुरुष थे, भगवान के अवतार नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखना, ये स्वामी जी कहते हैं कि वो महापुरुष थे, हमें उनको फॉलो इस रूप में करना चाहिए। राम और कृष्ण महापुरुष थे, वे न कि ईश्वर के अवतार। और इसके साथ साथ दोस्तों वो अपने कई जहां उनका स्पीचेस होता था कि जो ब्राह्मण पुरोहितवाद के माध्यम से श्राद्ध की बात करते हैं, इसकी वो कठोर आलोचना करते हैं और कहते हैं कि वेदों में इसका कोई उल्लेख नहीं है। वो कहते हैं कि पुराणों के माध्यम से जो पुरोहितवाद को स्थापित किया गया है उसको मैं गलत मानता हूं। तो ये उन्होंने उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीय समाज में, स्पेशली हिंदू समाज के अंदर जो रूढ़िवादिता थी, तो जातिगत कठोरता थी, जो अस्पृश्यता थी, उसको रोकने का उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रयास किया। इसलिए आधुनिक भारत में उत्तर भारत का पहला समाज सुधारक किसको कहते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती को कहते हैं। और ध्यान रखना दोस्तों, अपने स्वामी विरजानंद और पूर्णानंद के सहयोग से, उनके आदेश पर ये उत्तर भारत में जगह जगह पर अपना प्रचार करते हैं। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रचार क्षेत्र कौन सा था, तो प्रचार क्षेत्र में आपको कुछ तो चीजें याद आ रही है कि गुजरात भी था, कि गुजरात में जन्म हुआ है, पंजाब था क्योंकि पंजाब में लाहौर आता था, राजस्थान की कई रियासतों के अंदर वो गए, साथ ही साथ यूनाइटेड प्रोविंस को आज उत्तर प्रदेश कहते हैं, वहां पर भी उन्होंने प्रचार प्रसार यहां पर किया। तो ये पॉइंट भी आप लोग यहां पे जानना चाहिए। और उन्होंने हिंदुओं की सबसे सर्वोच्च पुस्तक किसको कहा है, तो उन्होंने सर्वोच्च पुस्तक वेदों को कहा है। ये पॉइंट्स याद रखने के बाद अब मैं आता हूं कि आपको सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है। तो फिर आगे बढ़ते हैं और यहां पे फिर एक व्यक्तित्व की बात करूंगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। और यहां पर जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं दोस्तों, थोड़ा सा कलर हम चेंज करते हैं, अच्छा कलर लेते हैं ताकि कुछ इफेक्ट आप पर आए। जैसे नंबर 1 आपसे पूछे कि स्वामी दयानंद सरस्वती का शुद्धि आंदोलन क्या था, यह भी एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन, तो आप लोग ध्यान रखना,
हिंदू धर्म के वे लोग जो अपना मूल हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम या ईसाई धर्म में परिवर्तित हो चुके हैं, उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए उन्होंने जो आंदोलन शुरू किया उसी को हम कहते हैं शुद्धि आंदोलन। तो ध्यान रखना, इस्लाम एवं ईसाई धर्म में, इस्लाम एवं ईसाई धर्म में परिवर्तित हो चुके लोगों को पुनः लाने के लिए जो आंदोलन शुरू किया गया उसी को हम कहते हैं शुद्धि आंदोलन। और ध्यान रखना, यहीं से अंग्रेज आगे उनको टारगेट करते हैं कि शुद्धि आंदोलन के माध्यम से स्वामी दयानंद सरस्वती ने सांप्रदायिकता को भारत में फैलाया है। यहां तक कि आपको पता होगा, मैं अलग से उल्लेख करूंगा कि एक वैलेंटाइन सिरोल नाम का एक इतिहासकार है जो किताब लिखता है, इसका नाम था इंडिया अनरेस्ट, भारत में अशांति। वो भारत में अशांति के लिए दो लोगों को जिम्मेदार मानता है, एक तो आर्य समाज को और दूसरा बाल गंगाधर तिलक को। ये पॉइंट मैंने बोला है, लिखा नहीं, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखना। आगे बढ़ते हैं, शुद्धि आंदोलन। दूसरा दोस्तों, आपको पता है कि उस जमाने में गाय हमारे प्राचीन काल से ही हमारे सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक रही है, गाय हमेशा से पूजनीय रही है। तो ध्यान रखना, वह कौन सा समाज सुधारक था जिन्होंने गौ रक्षा आंदोलन चलाया था। मतलब गाय को बचाने के लिए इन्होंने गौ रक्षा आंदोलन भी चलाया था। तो यह बिंदु भी आपको बहुत अच्छे से यहां पर ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट होगा कि वो कौन सा समाज सुधारक था जिसने पाखंडों का विरोध करने के लिए पाखंड खंडनी पताका की स्थापना की। पाखंड खंडनी पताका की स्थापना की। तो फिर आपका उत्तर होगा 1863 में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका की स्थापना करके समाज में फैले पाखंडों का विरोध करने में एक बहुत बड़ी भूमिका उनके द्वारा अदा की गई थी। पाखंडों का विरोध करने के लिए ये भूमिका उन्होंने की। तो आप इसको भी थोड़ा सा रीराइट कर सकते हैं, थोड़ा सा लिख सकते हैं। और स्वामी जी का प्रसिद्ध नारा कौन सा था? वेदों की ओर लौटो। इस क्रम में दोस्तों, ये मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए, फिर कुछ पॉइंट्स जो आपको बताने का प्रयास करूंगा। ये वाले पॉइंट्स आपको स्पेशली बहुत अच्छे से याद रखने हैं। और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? अगर कोई एक किताब आपको पूछे कि एक किताब ही याद करके जानी है, तो उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय के अंदर जो किताब उदयपुर में लिखी, नाम था सत्यार्थ प्रकाश। ये सत्यार्थ प्रकाश आपको स्पेशली याद करके जाना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी बुक्स के अंदर आएगी। स्वामी जी की जो सबसे इंपॉर्टेंट किताबें हैं उसमें इनका नाम आएगा। कौन सा? सत्यार्थ प्रकाश का। सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से किस प्रकार वो आर्य भारत में आए उसका उल्लेख वहां पर बहुत अच्छे से करते हैं। अब लास्ट पॉइंट क्या कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, स्वामी दयानंद सरस्वती, मैंने तो ये कहा कि एक किताब याद कर लीजिए, लेकिन कई बार क्या होता है, मान लीजिए वहां एग्जाम में आप गए और कुछ और बुक्स का पूछ लिया, तो आप लोग ध्यान रखना, इतनी किताबें आपको ध्यान में रखनी है। कम से कम एक बार इनको पढ़ के जरूर जाना, देख के जाना उनकी पुस्तकें। हम जब जाते थे तब तो केवल सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ के जाते थे या सत्यार्थ प्रकाश का नाम ही याद कर जाते थे, लेकिन अब चूंकि युग बदल रहा है, ये किताबें बार बार पूछी जा सकी है, इसलिए कुछ नया नाम आप कह सकता है। जैसे पुस्तकों में नंबर 1 सबसे फेमस तो हो गई सत्यार्थ प्रकाश, एक तो आपको ये याद रखना ही रखना है। नंबर 2 जो लेटेस्ट अभी चर्चा में चल रही है, संस्कृत वाक्य प्रबोध, संस्कृत वाक्य प्रबोध नाम की ये किताब भी आपको याद रखनी है, संस्कृत वाक्य प्रबोध। उसके अलावा गो करुणानिधि, ये पुस्तक भी आपको याद रखनी है। चौथा ऋग वेदादि, इसी प्रकार से एक इंपॉर्टेंट पुस्तक उनकी है अष्टाध्यायी भाष्य।
अष्टाध्यायी वासी भी लिख सकते हो सीधा, और पंच महाजना विधि, चतुर्वेद विषय सूची, व्यवहार भानु, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जो आपको और याद करके जानी है। वैष्णव मत का भी उन्होंने खंडन किया, इस पर भी बाकायदा उन्होंने एक पूरी किताब यहां पर लिखी है। एक किताब जो है उनकी, ये किताब भी आप ध्यान रखना, कौन सी, वैष्णव मत खंडन। वैष्णव मत खंडन। तो कुछ बुक्स मैंने लिखी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखनी है वो बेसिकली सत्यार्थ प्रकाश है 1883। ये पॉइंट आपको स्पेशली यहां पर याद करके जाना है कि ये किस प्रकार से होगी। इसके अलावा अब कोई और प्रश्न आपका बन सकता है दोस्तों। तो एक आपको पता है कि राजस्थान के अंदर करौली, जोधपुर, अजमेर में बहुत सारे प्रवचन उन्होंने दिए, और इस क्रम में दोस्तों कहते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जब एक बार जोधपुर के महाराजा के यहां पर विशेष आमंत्रित सदस्य थे, तब उन्होंने वहां दरबार में जोधपुर के महाराजा, आप लोग बताना उनका नाम क्या था, जिसके नाम के लास्ट क्या आगे लगता है, वंत, जसवंत, यशवंत, क्या नाम था आप बताइए। उनके दरबार में, मतलब महाराज के पास, स्वामी कहते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो भारत के समाज का एक सम्मानीय नाम है, उनकी मृत्यु कैसे हुई, ये बेसिकली आज भी एक राज का विषय है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। लेकिन ऐसा कहते हैं कि जब स्वामी जी जोधपुर में विशेष आमंत्रित मेंबर के रूप में वहां पर गए, तो जोधपुर के जो महाराजा थे, उन जोधपुर महाराजा के दरबार में, आपको पता है जोधपुर महाराजा पर एक वेश्या थी, नन्नी जान, उसका प्रभाव था। वेश्या जो थी उसका नाम नन्नी जान था, उसका प्रभाव था। और जब वो जोधपुर में थे तो कहते हैं कि उन्होंने देखा कि किस प्रकार नन्नी जान का प्रभाव पूरे जोधपुर राज्य में नजर आ रहा है, और उन्होंने क्या कर दिया कि वहीं पर दरबार के अंदर ही वेश्यावृत्ति क्या होती है, उसके दुष्प्रभाव किस प्रकार इंपैक्ट आ सकता है, उसकी कड़ी आलोचना वहां पर कर दी। मतलब यहां पर एक कड़ी आलोचना कर दी जाती है, और कहते हैं कि इसी घटना के बाद उनको एक पीसे हुए कांच के रूप में विष दिया जाता है, और अजमेर में उनकी डेथ होती है, अजमेर में उनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब उनकी मृत्यु जो है वो बेसिकली विष देने से होती है। ये घटना 30 अक्टूबर 1883 की है, जिस दिन दीपावली थी। दीपावली के दिन ध्यान रखना, ये बेसिकली अक्टूबर 1883 उस दिन दीपावली का दिन था, और भारत के इतिहास से एक बड़े व्यक्ति का मृत्यु हुई 30 अक्टूबर 1883 को। और स्वामी दयानंद सरस्वती से इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जाते जाते एक पॉइंट और बताना चाहूंगा कि आपसे अगर ये पूछे कि स्वामी दयानंद के बाद क्या हुआ, तो आप लोग ध्यान रखना, स्वामी जी ने वैदिक शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया था, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती के जाने के बाद जो है दो धाराएं सामने आती हैं, जिनमें से एक धारा यह प्रयास करती है कि हमें सपोर्ट करना चाहिए, मैं कह सकता हूं पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक आर्य समाजी। मतलब वो आर्य समाज के वे लोग जो बेसिकली पाश्चात्य शिक्षा के सपोर्टर थे, वो कौन थे, पाश्चात्य शिक्षा के। और दूसरा आप लोग यहां पर भी ध्यान रखना, नंबर 1 जो है, पहला पॉइंट ये, और दूसरा एक आपका आएगा वैदिक शिक्षा समर्थक।
वैदिक शिक्षा समर्थक आर्य समाजी। आर्य समाजी, इसमें जो आप देख रहे हो पाश्चात्य शिक्षा, सपोर्टर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन में जो सबसे बड़ा नाम आता है वो नाम आता है हंसराज का। हंसराज का, जिनके नाम पर दिल्ली में हंसराज कॉलेज भी है, लाला लाजपत राय का, ये नाम इनका आता है। और इन्होंने क्या किया दोस्तों, शिक्षा के प्रसार के लिए 1886 में 1886 में एक कॉलेज की स्थापना करते हैं। बाद में उसकी कई शाखाएं बनती हैं और जो पहली शाखा बनी वो लाहौर में स्टैब्लिश की गई थी और नाम क्या था, तो उसका नाम था दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना करते हैं। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज को स्टैब्लिश करते हैं। तो ये पॉइंट आपको यहां पर स्पेशली याद रखना है। साथ ही साथ जो लोग वैदिक शिक्षा की जो समर्थक थे वो स्थापना करते हैं गुरुकुल की स्थापना। गुरुकुल जो प्राचीन वैदिक सभ्यता के आधार, वैदिक संस्कृति के आधार पर चलते थे, तो वो बेसिकली गुरुकुल की स्थापना करते हैं। और यहां पर सबसे बड़ा जो नाम आता है वो आता है स्वामी श्रद्धानंद का। नाम आता है स्वामी श्रद्धानंद जी का और ये स्टैब्लिश करते हैं गुरुकुल की स्थापना कहां पर, 1902 में कांगड़ी में करते हैं। ये कहां पड़ता है, हरिद्वार के पास, हरिद्वार के पास कांगड़ी के अंदर उसकी स्थापना करते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको कई पॉइंट से, कई डायमेंशन के साथ स्पेशली 3 लोगों को बताने का प्रयास किया। एक तो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हेनरी विवियन डेराजियो और एक स्वामी दयानंद सरस्वती। ये तीनों ही सामाजिक एवं धार्मिक स्वर आंदोलन के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके सिलेबस के पॉइंट से इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती का बड़ा योगदान है, बड़ा रूप है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट उनका है। इसलिए मैंने उनको काफी डिटेल में यहां पर बताने का प्रयास किया। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए दोस्तों। और फिर आज इतना ही, फिर अगली क्लास में मैं फिर आपको सामाजिक एवं धार्मिक स्वर आंदोलन के पार्ट 3 में स्वामी विवेकानंद और कुछ अन्य लोगों की चर्चा के साथ करूंगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।